देखिए आज आपका फर्स्ट लेक्चर है और वो भी किस पर है, टॉपिक कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, यही है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, ये तो आप लोग पढ़े हैं बहुत अच्छी तरह से, क्यों? और इजी भी लगता है, बहुत टफ नहीं है, क्यों? तो हम लोग इसमें जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, है ना। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की बात करेंगे, है ना। तो हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स की बात करना है हम लोग इसमें, है ना। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं आपको पता है? कोई बताएगा हमें? हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं? जैसे एल्केन है, कोई एल्केन तो जानते हैं, एल्केन लिखते हैं जैसे ये लिखते हैं आर सिंगल बॉन्ड एच, एल्केन है कि नहीं है? एल्केन है क्योंकि आर क्या हो सकता है, कोई भी यहाँ पर एल्किल ग्रुप हो सकता है, नहीं है। अगर आर की जगह आपने क्या ले लिया, CH3, तो क्या हो जाएगा ये? आर की जगह लिखोगे CH3 और फिर H यानी कि CH4, नहीं हो जाएगा। आर की जगह अगर आपने क्या ले लिया, C2H5 ले लिया, जैसे वो क्या लिख सकते हो आप, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक बैलेंसी खाली, ये भी तो एल्किल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? आर की जगह क्या लिखोगे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड H यानी कि C2H6, दिस इज ऑल्सो एल्कीन, नहीं है। तो RH क्या है, जनरल फॉर्मूला लिख दिया किसका, एल्कीन का लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका एल्कीन का हम एक H हटा करके क्या जोड़ दें, हैलोजन जोड़ दें, ठीक है ना। H हटेगा, -H और क्या जोड़ दें इसमें, हैलोजन जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, X लिख दें, कोई भी हैलोजन जोड़ दें, क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड, बोले X, तो RX क्या हो गया, ये हेलो एल्केन, ठीक है ना। दिस इज हेलो एल्केन। तो किसी एल्केन का हम एक H हटाएंगे और उसकी जगह पर हैलोजन जोड़ देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा कंपाउंड वो कहलाएगा हेलो एल्केन, ठीक है ना। अब ये मोनो हेलो एल्केन भी हो सकता है, डाई हेलो एल्केन भी हो सकता है, ट्राई हेलो एल्केन भी हो सकता है, टेट्रा हेलो एल्केन भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोग अब इसमें किसकी बात करेंगे, मोनो हेलो एल्केन की बात करेंगे, ठीक है। और किसकी बात करेंगे, डाई हेलो एल्केन की बात करेंगे, ट्राई हेलो एल्केन की बात करेंगे, है ना। इसी को बोलते हैं हेलो फॉर्म, क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म। ट्राई हेलो एल्केन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। फिर टेट्रा हेलो, हेलो मीन्स हैलोजन, हेलो एल्केन, ठीक है ना। तो जब एक हैलोजन जुड़ा होगा, ठीक है, तो मोनो हेलो एल्केन, दो हैलोजन जुड़े होंगे डाई हेलो एल्केन, तीन हैलोजन जुड़े होंगे ट्राई हेलो एल्केन, या उसी को हेलो फॉर्म भी बोल रहे हैं। टेट्रा हेलो एल्केन, चार हैलोजन जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे, ठीक। मोनो का एग्जाम्पल लिखिए, इसमें क्या हो सकता है, मोनो हेलो एल्केन में 1 डिग्री हो सकता है ये,
2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो और टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन हो सकते हैं ना। इसका एग्जाम्पल कोई देगा? प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन का देगा कोई एग्जाम्पल? बताइए, लिखते हैं हम। आप जो बोलेंगे वो लिख देंगे हम। बोले CH3 CH2 X लगा दिया, राइट। दिस इज प्राइमरी 1 डिग्री, ठीक। सेकेंडरी का बताइए। यस, CH3 CH, आप बोलिए, हम सुनते हैं। CH2 लिखते हैं X, H का ना X, फिर CH3 सेकेंडरी, राइट। फिर टर्शियरी का एग्जाम्पल दीजिए। टर्शियरी का बहुत सिंपल सी बात है। प्राइमरी कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा होगा तो प्राइमरी या 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा। एल्केन के सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा हेलोजन तो सेकेंडरी। टर्शियरी कार्बन से जुड़ा होगा तो टर्शियरी हेलोजन। चलिए टर्शियरी का जल्दी बोलो एग्जाम्पल क्या लिखते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ लगा दें X, बात की ऊपर X लगा दें, टर्शियरी हो गया, ठीक। फिर इसकी बात आती है डाई हेलो एल्केन की बात आती है। तो डाई हेलो एल्केन जैसा कि नाम है कि इसमें 2 हेलोजन एटम जुड़े होंगे। अब 2 हेलोजन एटम में ये हो सकता है कि दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पर जुड़े हों, सेम कार्बन एटम से जुड़े हों। ये भी हो सकता है कि 2 हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर जुड़े हों, तो इसलिए 2 तरह का हो जाएगा। इसको जेमिनल बोलते हैं, एक को विसिनल, है ना। जेमिनल एंड विसिनल 2 तरह के हो जाएंगे डाई हेलो एल्केन। तो जेमिनल किसको बोलेंगे? जब दोनों हेलोजन सेम कार्बन एटम पर जुड़े हो, ठीक है ना। और अगर एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े हैं, 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर एक हेलोजन एटम जुड़ा होगा तो ऐसे डाई हेलो एल्केन को हम बोलेंगे विसिनल, ठीक है ना। क्यों भाई? जेमिनल डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक। एग्जाम्पल जरा बता दीजिए अपने सोच करके, क्या होना चाहिए जेमिनल का, क्या लिखना चाहिए हमको? CH3 सिंगल बॉन्ड C H, यहाँ X लिख दें, यहाँ पे X लिख दें। क्यों? तो 2 हेलोजन जुड़े हैं सेम कार्बन एटम पर, तो ये जेमिनल का एग्जाम्पल हो गया, है ना। विसिनल में क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर एक X, यहाँ पर एक X, बाकी CH2 CH2। अगर हेलोजन एडजेसेंट कार्बन में ना हो तो तब नहीं होगा, तब क्या नाम है? तब तो जो नाम रखेंगे हम हाँ, विसिनल जेमिनल नहीं। डेफिनेशन इसकी यही है कि 2 एडजेसेंट निकटवर्ती, ठीक है ना। फिर आता है ट्राई हेलो एल्केन, इसी को क्या बोलते हैं? जैसे ट्राई हेलो एल्केन का एग्जांपल बोलिए कोई, लिख फॉर्मूला बोलिए। CH3 3 हेलोजन जुड़े हैं ना, जुड़े हैं, तो फिर इसका नाम क्या पढ़ते हैं आप लोग? क्लोरोफॉर्म। CH3 लिख देंगे तो हाइड्रोफॉर्म बोलेंगे ना, और CHBr3 ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे ना। तो इन जनरल आपने क्या कह दिया? हेलोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म है, एक से ज्यादा कार्बन है इसमें। किसमें? क्लोरोफॉर्म में आएगा। तब नहीं कहिए, तब नहीं कहिए, है ना। 3 हेलोजन सेम कार्बन एटम पर जुड़े हैं, उसी केस में हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। टेट्रा में इस कॉमन नेम बता रहे हैं, आईयूपीएसी नेम नहीं बता रहे हैं। जैसे अगर इसका लिखोगे आप तो क्या लिखोगे? आईयूपीएसी नेम। ये तो
क्लोरोफॉर्म बोल रहा है, हाइड्रोफॉर्म बोल रहा है, आईयूपीएसी नेम थोड़ी है इसके, है ना। हम तो अगर नाम बताएं किसी का तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आएगा ना, वही नाम बताएंगे ना हम लोग, तो नहीं है। तो इसका नाम क्या रखेंगे आईयूपीएसी ने? ट्राइक्लोरो मीथेन, सही है ना, पक्का। अच्छा, CL4 का ये तो कॉमन हो गया। आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे? घबरा क्यों रहे हो, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। टेट्राक्लोरोमीथेन। अब चूंकि एक ही कार्बन एटम का है तो हमें उसमें उसके लोकेंट बताने की आवश्यकता नहीं है कि चारों कहाँ पर जुड़े, एक ही कार्बन एटम पर जुड़े। अगर यही अलग अलग कार्बन एटम पर होते तो फिर हम उसका बाकायदा चेन का सिलेक्शन करते, कौन सा हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, उसका लोकेंट क्या है, फिर जो आईयूपीएसी का रूल है उसके हिसाब से नाम रखते हैं। ये तो कॉमन की बात है ना कि जनरली इसको जेमिनल बोल देंगे, इसको विसिनल बोल देंगे, इसको हेलोफॉर्म बोल देंगे, है ना, ठीक है ना। कहीं कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं हो रहा किसी चीज़ पे, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आती है कि प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी और सुन लीजिए, एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं इसके बारे में भी जानना चाहिए, विनाइलिक भी जानना चाहिए। चलिए उसकी बात करते हैं, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, क्यों, चलिए इसकी बात करते हैं। एलिक ग्रुप जानते हैं ना, क्यों भाई, हाँ प्रिंस बताएंगे एलिक ग्रुप, क्यों भैया, कोई बताइए। चलो कशिश तो कह रहे कि हम बता रहे हैं एलिक ग्रुप क्या है। एलाइलिक हैलाइड को हम कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। और विनाइलिक किसको पढ़ना हमको, एलाइलिक, और फिर किसकी बात करेंगे हम लोग, विनाइलिक की, फिर बेंजाइलिक, हैं कौन सा, एराइलिक, ऊपर लिख तो दिया, एनाइलिक, वो अभी हेलो एरेंज की बात नहीं कर रहे अभी हम लोग, है ना। चलिए इसमें बताइएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 X लिखते हैं, यहाँ लिख दे। ये लिख दें, ठीक है। और ये लिख दें, ठीक है। और ये लिख दिया, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका एक H हटा दीजिए, X लगा दीजिए, ये लिख दिया, इसमें भी हेलोजन जोड़ दिया हमने, है ना। चलिए इतने की बात कर लेते हैं पहले, है ना। अब इसमें ये बताइए कि ये कैसा हैलाइड है, एलाइलिक की विनाइलिक की बेंजाइलिक, एलाइलिक, अच्छा ये वाला एलाइलिक ही है, अच्छा ये वाला एलाइलिक ही है, क्यों भाई, 1 2 3 हैं बेटा, विनाइलिक मतलब कोई तुक्का
लगाने की बात नहीं है ना, आप तो डेफिनेशन जानो ना, उसकी परिभाषा क्या है ना। आपने अगर इसको कहा है कि ये एलाइलिक है तो क्यों कहा है ये बता दीजिए। अगर वो बात कॉन्सेप्ट आपका सही, परिभाषा सही है तो वही सब पे लागू, जिस पे लागू होगी वो सब एलाइलिक होंगे, नहीं होगी तो वो एलाइलिक नहीं होगी। क्यों भाई? अच्छा क्या है एलाइलिक? इसको आपने कहा तो किस बेस पर कहा? चलो कशिश बताती है, फिर आपसे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में अगर हाइड्रोजन ऐड है, मतलब हाइड्रोजन कोई भी ऐड है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन लिख तो हाँ, क्योंकि हेलोजन की हम लोग बात कर रहे हैं, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो हमारा सारा फोकस उसी पर है, उसी को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कहा आपने कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में, मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन ये है ना, जो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन है, और इसका निकटवर्ती कार्बन ये है, एडजेसेंट, एक शब्द और लगेगा उसमें, है ना। डबली बॉन्डेड कार्बन से के एडजेसेंट कार्बन से जब हेलोजन एटम जुड़ा होगा तो वो बगल पे प्लस पे एडजेसेंट एडजेसेंट ही कहते हैं, बगल वाले को एडजेसेंट, निकटवर्ती, है ना। तो उससे जब हेलोजन जुड़ा हुआ तो उसको एलाइलिक, हेलाइड बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या वो परिभाषा आपकी फिट बैठ रही है? अब आप बताइए इसमें फिट बैठ रही है? ये डबली बॉन्डेड कार्बन है और इससे ये कार्बन जुड़ा है तो इसका निकटवर्ती ये हो गया, नहीं है? तो यहाँ जुड़ गया X, तब भी एलाइलिक हो गया। अगर इससे डबली बॉन्डेड है यहाँ पर ये वाला भी तो वही कार्बन होगा, कौन सा? डबली बॉन्डेड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन, तो इससे भी X जुड़ जाएगा तो इसमें हमने यहाँ जोड़ दिया, तब भी एलाइलिक है, नहीं है? अच्छा यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन से फिर एक जुड़ा है, उससे X जुड़ा तो एलाइलिक ही है एक तरह का, लेकिन चूंकि बेंजीन रिंग का इसमें फॉर्मेशन है इसलिए इसको बेंजाइलिक बोलने लगते हैं। बेंजाइलिक जो होता है वो एक तरह का एलाइलिक हेलाइड ही होता है, समझ आ रही बात? लेकिन चूंकि इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ एलाइलिक वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो बेंजाइलिक हम लोग यहाँ हेलाइड बोल रहे हैं इसको, है ये एक तरह का एलाइलिक हेलाइड, ठीक है ना। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन नाम क्या कर दिया? बेंजाइलिक लिख दिया इसमें, ठीक। अब ये वाला विनाइल, विनाइल ग्रुप होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी खाली कार्बन की, विनाइल ग्रुप होता है ना, तो विनाइलिक हो जाएगा, हेलाइड। अब हेलो एरिन्स की बात करेंगे हम लोग अगर, तो हेलो एरिन्स में क्या होता है? हेलो एरिन्स क्या होते हैं वो तो निश्चित किया, लेकिन कैसे हेलो एल्केन को आपने परिभाषित किया, जैसे हेलो एरिन को कैसे परिभाषित करोगे? क्या ये हेलो एरिन है कि नहीं है? है। इसको एरर हेलाइड कह सकते हैं क्या हम? एरर हेलाइड बताओ। अच्छा ठीक, कंफ्यूजन मत हो, एरर हेलाइड की बात करते हैं, हेलो एरिन को छोड़, एरर बेंजाइलिक हेलाइड समझ गए, विनाइलिक हेलाइड समझ गए, एलाइलिक हेलाइड समझ गए। अब हम बात किसी कर रहे हैं? एरिल हेलाइड। चलो इसका एग्जाम्पल दो हमें एरिल हेलाइड का। कोई नहीं बता रहा है? हाँ बताइए, हम बनाते इंस्ट्रक्शन बताइए। लिखा रहे हैं यहाँ क्या बना दें हम यहाँ स्ट्रक्चर कैसी क्या बनाए? बेंजीन रिंग बना दें, ठीक, किसी भी कार्बन से जोड़ दें, है ना, ये जोड़ दें, यहाँ जोड़ दें, चाहे यहाँ जोड़ दें, चाहे यहाँ किसी भी कार्बन से जोड़ दें, जैसे एरर हेलाइड या एरर हेलाइड जो भी पढ़ते हैं। तो क्या परिभाषा क्या हो गई है इसकी? और ये अगर लिख रहे हैं इसमें भी हम ये बना दिया हमने,
ये नहीं है, ये नहीं है ना एरेल, तो परिभाषा क्या है? हाँ, क्या होगा? बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करने वाले जो कार्बन एटम हैं उनसे डायरेक्टली जब हेलोजन जुड़ा होगा उसे हम एरेल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे आप? ये बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करने में जो कार्बन एटम इन्वॉल्व है, जब उस कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा होगा हेलोजन, तब उसको आप एरेल या एराइल हैलाइड कहेंगे। ठीक है ना? पांडे जी ये बताना कहेंगे हमारे सर हमसे ही पूछते हैं। हैलाइड तो है नहीं है, नहीं है एरेल हैलाइड इस श्रेणी में आएगा, आएगा ना? अब ज्यादा नहीं रहने देते हैं। अब आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। ठीक है ना? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात कर लें, है ना? क्यों भाई? तो फ्रॉम, पहला मेथड हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड? है कोई मेथड ना? एल्केन से एल्काइल हैलाइड क्या है वो मेथड? डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा देते हैं। इसका एल्केन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यही है ना? हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन से क्रिया कराएंगे ना इसकी एल्केन की। क्या रिएक्शन लिखते हैं? R सिंगल बॉन्ड H लिखते हैं प्लस X2 लिखते हैं हेलोजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है? इट विल गिव RX प्लस HX। क्यों भाई? यही देगा ना? नहीं देगा? यही देगा। इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, अच्छा इसकी जगह हम एक ये ले लें CH3 और C ये H करते हैं, या सीधा इसको क्या लिख सकते हैं हम? CH4 लिख सकते हैं, है ना? प्लस यहाँ Cl2 कर देते हैं। ठीक है? Cl2 कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 Cl, X की जगह Cl प्लस HCl। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, यही बनेगा प्रोडक्ट। हाँ हाँ, क्या होगा? क्लोरीन अगर एक्सेस में होगा और ना होगा क्लोरीन एक्सेस में तो यही बनेगा और रुक जाएगी कंसंट्रेशन के हिसाब से। अगर मान लीजिए ये बचा रह गया, ज्यादा मात्रा में है, ये नहीं है, तब भी रिएक्शन रुक जाएगी। नहीं रुक जाएगी? जितना होगा उतना बनेगा। नहीं, अगर ये है ये नहीं है तो क्या होगा? है? जितना क्लोरीन होगा उतना यूज हो जाएगा और जब नहीं होगा तो बच जाएगा। तो फिर यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, है ना? क्यों भाई? श्योर? अगर ये है लेकिन कम है, ये ज्यादा है, तो रिएक्शन के बाद ये बन गया, फिर भी क्लोरीन बच गया, तब क्या होगा? हाँ, तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? हम कह रहे हैं कि आपने कुछ सर्टेन अमाउंट इसका लिया और इसका भी लिया, रिएक्शन कराई। पहली कंडीशन में हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जितना आपने CH4 की मात्रा ली है उसकी तुलना में Cl2 की मात्रा ज़्यादा है जो रिएक्शन में लगनी है, तो रिएक्शन होने के बाद ये बनेगा CH3Cl और HCl, साथ में क्लोरीन बच जाएगा ना, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में उसकी तुलना में, किसकी? मीथेन की तुलना में।
ज्यादा मात्रा तो क्या होगा फिर आगे? सर फिर CH3Cl के ऊपर रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी, फिर CH2Cl के ऊपर होगा, यानी कि इससे फिर क्या बन जाएगा? CH2Cl क्लोरीन अगर है तो आगे CH2Cl2 है ना, फर्दर इस पर अटैक होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और फिर भी बच गया है Cl2 तो बोलो भैया CHCl3 और फिर भी बचा हुआ है तो CCl4। यहाँ जाके रिएक्शन रुकेगी फिर, क्यों भाई? नहीं होगा ऐसा? होगा अगर एक्सेस में है तो। अगर यहीं तक हमें चाहिए है कि यही बने और ना बने तो हमें कुछ ना कुछ उसकी व्यवस्था करनी, रिएक्शन को इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तब हमको यही प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज हमें मिक्स्ड एल्केहाइड मिलेंगे, है ना, मिक्सचर मिलेगा एल्केहाइड्स का, नहीं मिलेगा। तो आप चाहते हैं केवल यही, तो फिर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? कैसे पता कर लिया आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी? सनलाइट की प्रेजेंस में जनरली होती है रिएक्शन, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है उसमें, है ना। फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इन्वॉल्व होता है। तो मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए आप बताइए, क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं ये हम आपको बताए हैं पहले भी। कौन कौन से? चेन इनिशिएशन क्या होता है? चेन कहाँ से आ गई यहाँ अभी? हैं? कौन कौन से स्टेप होते हैं? ठीक बोल रहे हो, बताओ। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, क्यों भाई? इसमें क्या होगा? इस स्टेप में क्या होगा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। दूसरा स्टेप चेन प्रोपेगेशन, इसमें क्या होगा? इसमें दो रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी, दो रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी। जो फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल बना है वह फ्री रेडिकल सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा और दूसरा फ्री रेडिकल बनाएगा, है ना। और फिर वो फ्री रेडिकल इससे क्रिया करेगा या इसमें जैसे ये बता दिए, पहला स्टेप लिख लीजिए क्या होगा। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और ये जो प्रोसेस होगा फर्स्ट स्टेप वो एंडोथर्मिक होगा, हीट चाहिए उसमें। बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ किसका? Cl के बीच जो बॉन्ड है, Cl2 मॉलिक्यूल हो रहा है ना, इसमें ले रहे हैं ना। रिएक्शन क्या लिखी थी हमने? CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CH3Cl लिख दिया था ना, और HX लिखा था, HCl लिख देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, दिस इज Cl2, इसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का मतलब कि जो एटम शेयर किए हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा बॉन्ड फिजन होगा। तो क्या बनेगा? Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? Cl फ्री रेडिकल जो बना है वो सबस्ट्रेट क्या है इसमें? CH4, तो C सिंगल बॉन्ड H लिख देते हैं, यहाँ CH3 लिख दिया, H3 लिख दिया, ठीक है ना। CH4 ही तो है। तो यहाँ पर क्या होगा? फिर से होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन करके क्या बना देगा? HCl, और बनेगा क्या? CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है ना। और CH3 फ्री रेडिकल जो बना है वो क्या करेगा? CH3 फ्री रेडिकल फिर से Cl2 मॉलिक्यूल
है ना। ये साथ रिएक्ट करके क्या देगा, इसमें फिर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ये होगा, क्या बनेगा CH3Cl प्लस Cl, फ्री रेडिकल फिर मिल गया। फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल बन गया, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ Cl2 मॉलिक्यूल में, Cl फ्री रेडिकल ले इसके साथ रिएक्ट किया, यहाँ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ, H फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल ये बनेगा। लेकिन एक चीज बता दो हमको यहाँ पर कि जो CH3 फ्री रेडिकल बना है और H फ्री रेडिकल बना है, तो H से ही Cl कंबाइन किया, यहीं पे कर जाता Cl से, CH3 Cl बन जाता और H फ्री रेडिकल निकल जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमने तो ये लिख दिया ना, देखिए यहाँ पर टूटेगा अगर ये, क्या होना चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड H है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बनेगा CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। और हम कह रहे हैं जो H फ्री रेडिकल है वो Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन करके HCl बना रहा है और CH3 फ्री रेडिकल बच जा रहा है, यही तो दिखा रहे हैं हम लोग। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि Cl फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाए और H फ्री रेडिकल मुक्त बना रहे। हाइड्रोजन अटैक करने के लिए ज़्यादा स्पेस है, स्पेस साइड ज़्यादा हो जाएगी, कहाँ से ज़्यादा साइड हो रही है, तो यार मीथेन का सर CH3 रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। है। देखिए आपको ये पता है कि निश्चित है कि Cl की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी है, ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए वो हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, Cl से रिएक्ट। Cl कार्बन के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उतना स्टेबल अपने आप को महसूस नहीं करेगा, इसलिए क्या होता है कि H फ्री रेडिकल से ही ये Cl फ्री रेडिकल कंबाइन करता है और CH3 फ्री रेडिकल आपको मिलता है, ठीक है ना। तो प्रोपेगेशन स्टेप में एक स्टेप ये होगा जिसको हम A कह रहे हैं, और दूसरा स्टेप एक और इन्वॉल्व है, क्या है, जिसमें जो CH3 फ्री रेडिकल बना है वो फिर से Cl2 मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और क्या होगा CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसको हमने क्या दिया, बी पार्ट इसका प्रोपेगेशन स्टेप में। दो रिएक्शन इन्वॉल्व है, रिएक्शन A, रिएक्शन B। फिर क्या होगा, जैसे ये बनेगा Cl फ्री रेडिकल, फिर रिएक्शन A का रिपीटिशन होगा, Cl फ्री रेडिकल फिर CH4 मॉलिक्यूल पर फिर से अटैक करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लियर। और फिर ये बनेगा और ये बनने के बाद फिर क्या होगा, स्टेप B, ये रिपीट होगा। ये कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सारा का सारा आपका जो रिएजेंट था और सबस्ट्रेट थे उनमें से कोई एक चीज खत्म नहीं हो जाती, और रिएजेंट अगर बच गया, आपका Cl2 बच गया, तब फिर रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करेगी, है ना। अगर नहीं बचा है Cl2 तो आगे रिएक्शन नहीं जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगी, रिएक्शन बंद हो जाएगी, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो तीसरा स्टेप क्या आएगा, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप हो जाएगा। अच्छा, टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है, रिएक्शन का बंद हो जाना। बंद कैसे होगी, टर्मिनेशन स्टेप में होता क्या है, हाँ पता है कैसे, बंद कैसे होती है, खत्म तो हो जाएगा, तो फिर बाकी जो रेडिकल बचे रहेंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, है ना। जितने रिएक्शन के दौरान रिएक्शन जो फ्री रेडिकल बने हैं वो आपस में फिर कंबाइन करेंगे और स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में ये फ्री रेडिकल बना था इनिशिएशन स्टेप में, और प्रोपेगेशन स्टेप में एक और फ्री रेडिकल मिला था, कौन सा, CH3, और ये पहले मिल गया था Cl फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल। दो आपको फ्री रेडिकल मिल रहे हैं इस रिएक्शन में, नहीं मिल रहे हैं, कौन कौन से, CH3 और Cl। तो यहाँ संभावना क्या है, टर्मिनेशन स्टेप में क्या संभावना है कि ये CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन कर सकता है और क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, Cl फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा
Cl2 बनाएगा। और एक और प्रोबेबिलिटी है क्या, CH3 और Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन करके CH3Cl। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट बन ही रहा था CH3Cl, राइट। इसके साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, Cl2 भी और इथेन भी मिल रहा है इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में, जिसको हम लोग कहीं मेंशन करते ही नहीं। बहुत माइनर अमाउंट में मिलेगा, लेकिन मिलेगा, बनेगा ऐसा। इस रिएक्शन में ना जो हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है, इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा, एल्केन भी, ये इथेन भी, एक एल्केन भी मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है इथेन। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लिया जाता है कि क्या ये बनेगा इस रिएक्शन में कि नहीं बनेगा। बनेगा, लेकिन माइनर अमाउंट में बनेगा। क्लियर। तो आगे की, अगर मान लीजिए फिर Cl2 बचा है, सफिशिएंट अमाउंट में है, तो क्या होगा, फिर आगे की रिएक्शन कैसी मैकेनिज्म होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर है ना, लिखते हैं यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर हम लोग, CH3Cl, ये सबस्ट्रेट हो गया। और फर्स्ट स्टेप में ये तो रहेगा ही, ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH2Cl फ्री रेडिकल, यही बनेगा, यही बनेगा ना। और HCl बन जाएगा। फिर इस स्टेप में क्या लिखेंगे हम, CH2Cl, और यहाँ पर यही लिखा रहेगा, क्या दे देगा ये, CH2Cl2 और क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब फिर ये फिर से ए रिएक्शन का रिपीटिशन होगा, ए के बाद फिर बी, बी के बाद फिर ए के बाद फिर बी। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक पूरा का पूरा CH3Cl CH2Cl2 में कन्वर्ट नहीं हो जाता है ना। CH3Cl CH2Cl2 में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब CH2Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद ही आगे रिएक्शन, अगर हमारे पास है रिएजेंट Cl2 है, फिर आगे रिएक्शन चलेगी, है ना। फिर क्या बनेगा, CH3। क्लियर। फिर लास्ट में और आगे चलेगी तो CCl4 बनेगा। उसकी भी मैकेनिज्म आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो आगे स्टेप। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट, अच्छा आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जैसे ब्रोमिनेशन कराएंगे इसका, क्लोरीनेशन कराया, इसी तरह ब्रोमिनेशन करा दें, संभव है। ऐसे ही मैकेनिज्म होगी, ऐसे ही प्रोडक्ट मिलेंगे, क्यों भाई। और अगर आयोडीनेशन करा दें, आयोडीन से क्रिया करा दें, तो ऐसे ही करा सकते हैं, क्यों, कैसे। फ्लोरिनेशन भी ऐसे ही करा सकते हैं, फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते, क्यों प्रिंस। जैसे क्लोरीनेशन किया इसका, डायरेक्ट हमने किया ना एल्केन का क्लोरीनेशन, इसमें क्लोरीन में कैसे हो गया, क्लोरीन में कैसे हो गया, इससे आप और कशिश की ताकत बराबर है, साझा कर लो, दुकान खोल लो, बराबर का पैसा लगाओ, जाने कशिश बेईमानी कर जाए, हम जाने तब कि आप बेईमानी कर जाओ, क्यों नहीं कर पाओगे। सुनो तो बेटा, क्यों नहीं कर पाओगे, दोनों की पावर बराबर है। वहां तो सवाल ही नहीं, जब बंटवारा होगा तो घर को पाई पाई करता होगा, किसी की ताकत, दोनों की क्षमता बराबर है ना, तो बेईमानी की संभावना है ही नहीं। तो वहां कहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कैसे कर रही हो आप कुछ और पूछना चाह रही हो, हम भी जान रहे क्या जानना चाह रही हो, लेकिन हम बताएंगे तब जब आप सही पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तब फ्लोरीन, जैसे Cl2 में होमोनेटिक बॉन्ड फिजन हुआ, तो F2 में नहीं हो सकता क्या, पूछने की बात क्या है, क्यों नहीं हो सकता। आपको लगता है कि नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता, ये हम जाना। Cl2 में कैसे हो गया, Cl2 में नहीं, इसको छोड़ना थोड़ी है पॉइंट को,
Cl2 में आखिर हुआ ना, तो बस CF2 में नहीं होगा भाई। बॉन्ड फिजन के लिए एनर्जी चाहिए ना, बॉन्ड क्लीवेज के लिए एनर्जी चाहिए, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी चाहिए। अब बॉन्ड टूटने की दो तरह की प्रोसेस आपने पढ़ी है, कौन कौन सी? दो तरह से टूटता है, तो होमोलिटिक और हेटेरोटिक। कब होमोलिटिक होता है, कब हेटेरोटिक होता है, ये भी आपको पता है? नहीं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में होता क्या है? जो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं किसकी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली। बॉन्ड बनता कैसे है? जैसे यहाँ पर जो बात हो रही है वो कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? दो परमाणुओं के बीच अगर सहसंयोजक बंध बन रहा है तो उसमें दोनों परमाणु बराबर बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, नहीं करते हैं? अगर एक परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन साझे के लिए दिया तो दूसरा परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन साझे के लिए देगा। तो साझे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों परमाणु बराबर बराबर दे रहे हैं। तो अगर ये बॉन्ड टूटता है तो क्या होना चाहिए इसमें? या तो अपना अपना परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए और बॉन्ड टूट जाएगा। इसको क्या कहोगे आप? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। अगर यही बॉन्ड टूट रहा है लेकिन हो क्या रहा है कि दोनों परमाणु अलग तो हो रहे हैं, लेकिन एक परमाणु ऐसा है जो अपना इलेक्ट्रॉन तो ले लिया उसने और दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है। अलग तो हुए लेकिन अपने तो लिए लिए, उसने अपना हिस्से का इलेक्ट्रॉन तो लिया, दूसरे के हिस्से का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है। तो इस तरह के बॉन्ड फिजन को क्या कहोगे? हेटेरोटिक। ये कब संभव है? वही जो हम कह रहे थे, कशिश स्वाब की अगर पार्टनरशिप हो जाए, चाहे जितना बड़ा व्यापार कर लीजिए, बंटवारा अगर होगा, दुकान टूटेगी तो 1 रुपये ना तो कशिश ज्यादा ले पाएगी ना 1 रुपये आप ज्यादा ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि दोनों बराबर, दोनों की ताकत बराबर है, कोई किसी से कमजोर नहीं है। अगर इसमें क्या होगा, अगर आपकी साझेदारी किसके साथ हुई है? किसी अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के साथ हो गई, पावरफुल व्यक्ति के साथ हो गई, तो फिर खतरा है वहां पर, है ना? कि बंटवारे का कोई जरूरी नहीं है कि बराबर के बंटवारा हो, उसमें बेईमानी की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है ना? क्लियर? ठीक, अभी और चलिए आगे आपकी बात। फ्लोरिनेशन क्यों नहीं कर सकते हम इसमें? कर सकते हैं कि नहीं? पहले इसका आंसर करो ना। वो तो प्यारी कशिश नहीं कर सकते। प्रिंस आप बताओ, जैसे Cl2 से रिएक्शन कराई है तो ये बना है, तो F2 से क्रिया करा दें? नहीं, Br2 से करा दें तो हो जाएगा, हो जाएगी ना? नहीं, आयोडीन से करा दें तो नहीं होगी? भूल रहे हैं आप लोग थोड़ा थोड़ा। देखिए, फ्लोरिनेशन तो में बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इसमें, इस रिएक्शन में फ्लोरीन के साथ जब कराते हैं, इसलिए वो एक्सप्लोसिव हो जाती है, इसलिए इसको नहीं करते। ठीक, अब ब्रोमिनेशन आसानी से होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लोरिनेशन आसानी से होगा। आयोडीनेशन करा रहे हैं, अगर आयोडीन से क्रिया करा रहे हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए क्या होगा, नहीं हीट तो मिल ही रही है, उसमें क्या है, सनलाइट से मिल रही है एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इनिशिएशन स्टेप में तो एनर्जी की जरूरत है तो मिल रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप। आयोडीन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कोई बताएगा? आयोडीनेशन अगर करें तो क्या होगा? CH I2 क्या बनना चाहिए? CH3I प्लस HI, यही बनेगा, यही बनेगा ना? कंफर्म? याद आ गया आपको? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये फिर से जो है HI इससे क्रिया करके अपने हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो ये क्या देगा?
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जो एल्काइल हैलाइड चाहिए, ये एल्काइल आयोडाइड, इसका जो मात्रा मिलेगी वो कम मिलेगी, यील्ड जो होगी प्रोडक्ट की वो कम होगी। आप चाहते हैं कि मैक्सिमम यील्ड मिले इसकी प्रोडक्ट की, और रिवर्सिबल होने के कारण क्या होगा, इसकी मात्रा कम मिलेगी, आप नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में होने से रोकना पड़ेगा, नहीं तभी आपको इसकी अच्छी यील्ड प्राप्त होगी। ठीक है ना। इसके लिए क्या करें, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा दें। इस रिएक्शन को HNO3 ले लें, HIO3 ले लें, कोई भी ले लें, HNO3 ले लें चाहे HIO3, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ही HI बनेगा तो क्या करेगा, ये HI की रिएक्शन कराओ इससे HIO3 के साथ, क्या देगा, वाटर देगा और I2 देगा, आयोडीन। बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन 3 है तो 3 तो ये चाहिए। अब हाइड्रोजन 6 चाहिए तो एक ये है, 5 यहाँ से मिल जाएंगे, है ना, 5। तो हाइड्रोजन हो गया। अब आयोडीन कितने चाहिए, कितने हो गए, 6, 3, बैलेंस हो गया। ठीक है ना। HIO3 हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करके वाटर और आयोडीन देगा, रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगी और आपको अच्छी यील्ड मिल जाएगी, है ना। तो आयोडीनेशन करने के समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। फ्लोरिनेशन हो नहीं सकता, फ्लोरिनेशन आसानी से होगा और फ्लोरिनेशन क्लियर। अब प्रोडक्ट बताना और हम दे रहे हैं आपको कार्ड एग्जाम, उसमें बताना कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, बताओगे भैया पांडे जी। चलिए, जैसे CH3 CH2 CH3 एल्केन है ना, एल्केन तो है ना ये, और इसकी हम Cl2 से रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बताइए। प्रोडक्ट क्या लिख दें, CH3 CH2 Cl CH3 और एक और मिल सकता है। अच्छा लिख देते हैं, CH3 CH2 Cl दोनों मिलेंगे। ये वाला मेजर और ये माइनर, ये मेजर क्यों होगा, वो माइनर क्यों होगा, हमें नहीं पता, आप बताइए तब समझ में आ जाए कि हाँ सही कह रहे हो तो सही है भाई। रिएक्शन की मैकेनिज्म तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा, नहीं होगा। और हमेशा रिएक्शन जो चलेगी आगे बढ़ती है वो किससे, मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू ही होती है रिएक्शन, है ना। तो आप जो कह रही हैं कि मैकेनिज्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसकी, आप बताइए भाई। Cl ये Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, फिर Cl फ्री रेडिकल जो बना है वो इससे रिएक्ट करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और हम इसमें एक H लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ CH2 और यहाँ पर भी एक H लगा देते हैं,
दोनों तरफ लगा दिया, ऐसे लिख दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं, CH3 CH2 CH3 तो लिखा है। अच्छा अब क्या करें हम, अगर ये वाला होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फ्री सिंगल बॉन्ड CH3, यही बनेगा ना, प्लस बोलो HCl, ठीक है ना, ये बनेगा ना। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कौन सा बनेगा, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं हट रहा है बल्कि ये वाला हाइड्रोजन हट रहा है, तब क्या होगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये फ्री रेडिकल प्लस HCl, दो प्रोबेबिलिटी आपने बताई ना, ये भी H हट सकता है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो सकता है, इस कार्बन हाइड्रोजन में भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो सकता है। अगर ये होगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ बॉन्ड फिजन होगा तो ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री। प्राइमरी एल्किल फ्री रेडिकल और सेकेंडरी एल्किल फ्री रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, है ना। तो निश्चित है कि प्रोडक्ट जो हमें मिलना चाहिए वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ठीक है ना। और इसके हिसाब से बनेगा तो, है ना, तो आप कह रहे थे कि लेस स्टेबल है तो इसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है इस रिएक्शन में 55% इसकी मात्रा होती है और 45% इसकी मात्रा होती है, मतलब कम नहीं है, माइनर नहीं कह सकते हम इसको, एकदम माइनर का मतलब मेजर की तुलना बहुत कम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, 10% का अंतर आ रहा है। क्या होना चाहिए ऐसा, नहीं होना चाहिए, क्यों। अच्छा एक और अब इसकी बात करेंगे, अभी हम मिटा नहीं रहे, कारण आपको देना है इसका, नहीं तो हम बताएंगे, पांडे जी बता सकते हैं, ऐसा लग रहा है, क्यों नरेंद्र बहुत शांत हो, हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक ले लिया हमने, और इसका भी हम CH2 से रिएक्शन करा दें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सीरियस बात है, अगर ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, तो आपको क्या मिलेगा, टर्शरी एल्किल फ्री रेडिकल मिलेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमें मेजर प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में नहीं है। अगर आप लिखते हैं इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर लिखते हैं Cl, तो ये मेजर प्रोडक्ट इसमें नहीं है, जबकि आपका कॉन्सेप्ट या हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्या है, यही होना चाहिए कि टर्शरी एल्किल फ्री रेडिकल बनेगा ना इसमें, तो यही होना चाहिए ना मेजर प्रोडक्ट, क्यों भाई, लेकिन नहीं है। मेजर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है इसमें, CH3 या इसी से जोड़ दो, Cl किसी से जोड़ दो, CH2 कर दो, CH3 CH CH2 CH3, इससे जोड़ दो, चाहे इस तरफ जोड़ दो, कहीं जोड़ दो आप, ये मेजर प्रोडक्ट ये मिलता है। मतलब प्राइमरी इसमें देखिए, ये टर्शरी क्वाटरनरी है ना, टर्शरी 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन। तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है मेजर प्रोडक्ट, वो किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है हाइड्रोजन,
है ना, ऐसा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। जो टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट के रूप में है। ऐसा क्यों? ठीक इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये जो 45% मिल रहा है ये भी इतना नहीं मिलना चाहिए, ये भी तो गड़बड़ है भाई। इसमें 10% का अंतर आ रहा है, जबकि इतना थोड़ी होता है। मेजर प्रोडक्ट मतलब मेजर माइनर बहुत अंतर होता है, तो ये तो कंपेरेबल है लगभग, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये भी तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके जैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसा क्यों है? रेशियो होता है। और थोड़ा सा इजी वे में बताइए, वो तो ठीक है, टेक्निकली सही बता रही हैं आप। क्या और कुछ ऐसा आसान तरीका बताइए जिससे लोग समझ में आ जाए बात। भाई इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये बन रहा है ज्यादा मात्रा में, इसका मतलब है कि प्राइमरी कार्बन के से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं ये ज्यादा मात्रा में निकल रिप्लेस हो रहे हैं किसके द्वारा? Cl, हेलोजन के द्वारा। तभी तो इस प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ रहा है, यही तो हो रहा है नहीं है? और इस हाइड्रोजन को हटा करके जो Cl जुड़ रहा है, इसके जो मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे ना, इसके नहीं होंगे, लेकिन इसका H हटाने में जो Cl सफल हो रहे हैं वो कम सफल हो रहे हैं, लेकिन इसके H हटा करके Cl जुड़ने में ये भी Cl बहुत सफल हो रहे हैं। चांसेस ज्यादा बन रहे हैं कहां पर? CH3 के हाइड्रोजन को हटाने में, CH3 के हाइड्रोजन को हटाने में किसके द्वारा? Cl H को हटा के जुड़ जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है। अगर इसके चांसेस ज्यादा नहीं बनते हाइड्रोजन के हटने के Cl के द्वारा, तो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं होता, वो 45% नहीं बनता अगर केवल स्टेबिलिटी फैक्टर होता तो। फिर से रिपीट करते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर 45% आपको ये मिला है तो निश्चित है कि इस मॉलिक्यूल के जो प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े उनकी संख्या कितनी है? 3 यहाँ 3 यहाँ 6 है ना। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ जो जुड़े हैं, यहाँ पर अटैक होने की, Cl के अटैक होने की संभावना, चांसेस ज्यादा है, जिस वजह से हाँ प्रोडक्ट की मात्रा वहाँ ज्यादा मिल रही है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा मिल रही है। यहाँ पर चांसेस कम बन रहे हैं Cl के अटैक के, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो अमाउंट मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उसकी तुलना में कम मिल रहा है। सेम थिंग वहाँ ऊपर देख लीजिए, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने ज्यादा है? 3 3 6 3 9 है ना। तो वहां पर Cl के चांसेस जुड़ने के ज्यादा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, इसके करस्पॉन्डिंग कम और इसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा मिलेगा। इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन से जुड़े जो हेलोजन हैं उसके करस्पॉन्डिंग वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो हम लोग स्टेबिलिटी के बेस पर देख रहे हैं कि टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो इसके थ्रू प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसकी मात्रा हमको मिल ही रही, बहुत कम मिल रही है। यहाँ पर इनकी परसेंटेज देख रहे हैं कितने? 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन। हाँ वही है, हमने अपनी भाषा में ऐसे बता दिया, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला है, रेशियो है, उससे निकल आता है कौन कितना परसेंट में किसका क्या बनेगा। ठीक, आगे चलिए अब फ्रॉम एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे? क्यों, एल्कीन से भी बनता है ना, बनता है ना। एल्कीन में कैसे बनता है? एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? HX। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन भी हो सकता है आपका और अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी हो सकता है ना।
अच्छा, इसमें बताइएगा एल्कीन। अब लिखिए दूसरा मेथड लिखना क्या है आपको, रिएक्शन हम लिख रहे हैं, आप बताइएगा क्या प्रोडक्ट होगा है। बाकी बेसिक तो आपका तैयार है, ये सब पढ़ चुके लेवल पे। मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है आप लोगों ने, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा होगा। हेरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट उसी को बोलते हैं, चूंकि वो आएगा इसमें हेरास इफेक्ट और उसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है। क्या होता है ये, चलिए हम लिखते हैं, तो खुद क्लियर हो जाएगा। लीजिए क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, बनाओ आप, बताना पहले बनाओ। ये हमने दे दिया, इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एल्किल हैलाइड बना रहे हैं हम लोग फ्रॉम इससे एल्कीन से, ठीक है ना। एल्कीन ले रहे हैं, प्रोडक्ट इसका बताइए क्या होना चाहिए। रिंग बना दे, ठीक। CH3 ये लिख दिया, जो कर दो, फिर यहाँ क्या लिख दो, X और नीचे H, पहले से एक H था ही उसमें है ना, वो लिखें चाहे ना लिखें, क्यों, यहाँ H लिखते हैं। ये शिवा पूछ लेते हैं, तब थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सबसे पूछ रहे हैं, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये बना, हम कह रहे हैं ये नहीं बन सकता क्या, शिवा बताना। CH3 यहाँ H जोड़ते हैं, यहाँ X, भाई HX में से H, यहाँ एक जगह H जोड़ना है, एक जगह X जोड़ना है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो एडिशन रिएक्शन है नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन तो है। तो H एक जगह ऐड होगा, एक जगह X जुड़ेगा। तो इन्होंने कशिश ने कहा कि यहाँ सर जहाँ जिस कार्बन से CH3 जुड़ा है उससे X जोड़ दीजिए और इससे H जोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं कि अगर हम इसमें H जोड़ दें, यहाँ X जोड़ दें, तो क्या गलत हो जाएगा, क्यों शिवा, चाहे ये लिख दे चाहे ये लिख दे, प्रोडक्ट तो दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो कोई एक ही चीज सही होगी इसमें, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, क्यों भाई, हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो ये बनेगा प्रोडक्ट कि ये बनेगा, हम ये कह रहे हैं, ये डिसाइड कर कैसे करें। उन्होंने तो कहा कि ये वाला बनेगा, तो ये क्यों नहीं बनेगा, हैं? ये इसकी जो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, अरे ये जो रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कैसी मैकेनिज्म है, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन इन्वॉल्व है, कार्बोकैटायन, नॉट फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। तो यहाँ कहाँ रीअरेंजमेंट अभी आ रहा है, यहाँ पे सर 3 डिग्री का कार्बोकैटायन लेगा। चलो थोड़ा इस पर और पहले इजी बात करें, अभी डिसाइड कर देंगे आप लोग। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, चलो उस पर सीधे आ जाओ, कार्बोकैटायन की बात बाद में कर लेंगे। मेन तो कार्बोकैटायन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म से ही डिसाइड होता है, लेकिन उसको सीधे शॉर्ट में आप लोग मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़ देते हैं, है ना, उसका सार है वो। तो हाइड्रोजन एल्कीन पर अगर HX का एडिशन होगा तो हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ता है, ये पढ़ा है ना, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है
जहां पर कार्बन, जिस कार्बन से ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन जुड़े वहीं पर जाकर के हाइड्रोजन जुड़ेगा, यही है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ये कार्बन है, कार्बन की 2 वैलेंसी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इस कार्बन से तो कोई हाइड्रोजन नहीं है ना। यहाँ पर जो कार्बन है इसकी 2 वैलेंसी ये है, क्यों भाई, और एक ये हो गई इस कार्बन से, और एक H इसमें जुड़ा है जो कि हमने बनाया नहीं। यहाँ भी 2 H होंगे, यहाँ 2 H होंगे, यहाँ 2 H होंगे, यहाँ पर 2 H होंगे, यहाँ पर एक भी H नहीं है, यहाँ पर एक H है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन से ये जो जुड़े हैं 2 कार्बन ना, जो डबल बॉन्ड से, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, और इन्हीं 2 कार्बन पर H और X को जोड़ना है। तो X कहाँ जुड़ेगा, H कहाँ जुड़ेगा, मार्कोनी का फूल के अनुसार जहां पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी उस पर जुड़ेगा। तो इसका मतलब कि जो इससे आने वाला हाइड्रोजन है HX से, वो कहाँ जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा, क्यों भाई, ना कि इस पर। अब क्यों जुड़ेगा उसका भी कारण जान लो आप। मैकेनिज्म की अगर इसकी बात करोगे ना, मैकेनिज्म पता होगी तभी क्लियर कर पाओगे आप, ठीक है ना। कैसी मैकेनिज्म होती है इसकी आपने बताया, और ये रिएक्शन किस तरह की है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी फ्री रेडिकल हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो ये कौन सी एडिशन रिएक्शन है, भूल रही हो हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हैं। इलेक्ट्रोफाइल का नाम सुना है, न्यूक्लियोफाइल का नाम सुना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को खोजते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को खोजते हैं ताकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, है ना। तो HX जो है, H सिंगल बॉन्ड X, इसमें हेटेरोटिक बॉन्ड फिजन होगा, तो H पॉजिटिव बनेगा और X नेगेटिव बनेगा, नहीं है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है इस पर अटैक कौन करेगा, ये पहले करेगा कि ये पहले करेगा, इस एडिशन रिएक्शन में H+ अटैक करेगा। क्यों करेगा, X- क्यों नहीं करेगा, किसके पास नहीं है, किसके पास है, ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये जो सेंटर है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपको आसानी से मिल सकते हैं किस पाई बॉन्ड के कारण, तो क्या इसकी आवश्यकता भी है इलेक्ट्रॉन, इसकी H+ की, तो H+ ही अटैक करेगा, पहले नहीं करेगा। अब H+ अटैक करेगा यानी कि ये अटैक करेगा, कौन है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इसमें भी क्या होगा, हेटेरोटिक बॉन्ड फिजन होगा, यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। और हेटेरोटिक बॉन्ड फिजन का मतलब है कि इस बॉन्ड की ब्रेकिंग में कोई एक कार्बन साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब 2 पॉसिबिलिटी देखिए, या तो ये दोनों ले ले तो क्या होगा, देखना बेटा क्या होगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं है। तो अटैक किसको करना, ये तो किस पर अटैक कर जाएगा, इस पर कर जाएगा, जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा ना इससे, तो H जुड़ गया और CH3 जुड़ा था, तो ये कैसा कार्बन कैटायन बना, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन कैटायन बना। कब बना, जब इस हेटेरोटिक बॉन्ड फिजन के दौरान इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये कार्बन कैटायन बनेगा। अगर ऐसा ना हो, बल्कि क्या हो, ये बॉन्ड पेयर कौन ले ले,
ये कार्बन ले ले, बॉन्ड फिजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड फिजन, उसमें दोनों कौन ले ले, ये कार्बन ले ले इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यही होगा ना। और नेगेटिव चार्ज सेंटर पर क्या जुड़ेगा, H प्लस, तो इसका तो चार्ज खत्म हो गया ना, एक H पहले से जुड़ा था इसमें, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन बना, कैसा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री। तो इसमें जब H प्लस इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो इस तरह से ऐड होगा कि फॉर्मेशन किसका हो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का हो, है ना। तो अगर ये H प्लस इस कार्बन से जुड़ रहा है तो ये कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से जुड़ रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। किससे जुड़ना चाहिए इस H प्लस को, किससे जुड़ना चाहिए, इस कार्बन से जुड़ना चाहिए ना, तभी तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, नहीं। तो H कहाँ जुड़ा, उस कार्बन से जुड़ा जहां हाइड्रोजन ज्यादा थी, तो उसके जुड़ने से क्या हुआ कि आपको मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट मिला, कार्बोकैटायन मिला कि नहीं मिला। इसलिए जो है ये H कहां पर जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर जुड़ने से, आप तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पर जुड़ने से आपको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, उस प्रोसेस के थ्रू जाएगा वो। अब फिर उसको शॉर्ट में आपने कह दिया कि मार्कोनिकॉफ ने दे दिया क्या, एक निष्कर्ष निकाल दिया कि हाइड्रोजन HX का हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। और कारण उसका क्या है कि ऐसा होने से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और फिर इस पर क्या होगा, अगले स्टेप में X माइनस जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दिस इज करेक्ट, है ना। ये नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा तो लेस स्टेबल है, तो इसके थ्रू नहीं रिएक्शन होगी। रिएक्शन किसके थ्रू होगी, थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू, ठीक है ना, ये बात सही है। अच्छा, और हम दे रहे हैं आपको जो देखिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जहां होती है वहां रीअरेंजमेंट नहीं होता है कभी भी। जहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा, वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन कार्बोकैटायन अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, जो इसमें कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो यहां पर रीअरेंजमेंट में अकर संभव है, रीअरेंजमेंट हो कहीं, कोई जरूरी कि हर जगह हो। जहां संभावना होगी वहां होगा, जहां संभावना नहीं होगी वहां नहीं होगा। और वो क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, पढ़ा ना, ये सब रीअरेंजमेंट है, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं हम आपको, ये क्लियर हो गया ना, प्रोडक्ट कौन बनेगा, अब तो नहीं डाउट है इसमें। एक और लिखते हैं, उसमें बताना प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल करने से क्या है, आप शब्दों में जरा बता दीजिए हमको। अगर कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर HX करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X। चाहे हम ऐसा लिख दें इसको, CH2X सिंगल बॉन्ड CH3, सेम थिंग। तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो चाहे H यहाँ जुड़ जाए, X यहाँ जुड़ जाए, चाहे X यहाँ जुड़ जाए, H यहाँ जुड़ जाए, सेम प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 ये कर दिया, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करेगा,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कोई एक कार्बन एटम शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेगा, हेटेरोटॉपिक बॉन्ड फिजन होगा, है ना। तो अगर इसने ले लिए तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा। तो जो नेगेटिवली चार्ज होगा उस पर H पॉजिटिव और X नेगेटिव में ये यहाँ जुड़ जाएगा, क्यों भाई। तो इसको हम लिखते हैं क्या, CH, और ये बनेगा कार्बोकैटायन। अगर ऐसा नहीं हो रहा, एक संभावना तो ये है। दूसरा क्या है कि अगर इसने ना लिए दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस कार्बन ने अगर ले लिए तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पर नेगेटिव चार्ज, और CH2 इस पर, और जो नेगेटिवली चार्ज सेंटर उस पर ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। कौन सा बनेगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो अगर HX का H इस पर जुड़ता है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर HX का H इस पर जुड़ता है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो H कहाँ पर जुड़ेगा, किस पर जुड़ेगा, प्राइमरी कार्बन पर जुड़ेगा। प्राइमरी कार्बन पर जुड़ेगा, या ये कहिए कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है उस पर जुड़ रहा है। नहीं जुड़ रहा है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन। तो इस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये मार्कोनिकॉफ ने बताया था। और कारण उसका, इसके पीछे लॉजिक क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट जो इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, उसको उन्होंने दूसरे शब्दों में कह दिया कि हाइड्रोजन सीधा कहाँ जुड़ेगा, जहां जिस डबली बॉन्डेड कार्बन के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, इसी को मार्कोनिकॉफ ने कह दिया गया। ठीक है, अब वो एग्जांपल देना चाह रहे थे आपको कि जिसमें कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये बताना है आपको, है ना। हम देते हैं एक एग्जांपल, एडिशन रिएक्शन ही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, ये लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक, प्लस HX, HCl कर देते हैं। चलो बताएं वैसे प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। इसको मिटा देते हैं हम, हैं? क्या लिखें प्रोडक्ट, तो ही पॉसिबिलिटी, या तो क्या है, आपने तो सीधा पढ़ा है ना कि मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार क्या होना चाहिए, जहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है उसी डबली बॉन्डेड कार्बन को इस कार्बन से जुड़ेगा H, और दूसरे वाले से X या Cl जुड़ जाएगा। तो क्या बनना चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या लिखें CH, और यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड और H, ऐसे लिखते हैं। तो आपको लगता है कि ये बनना चाहिए प्रोडक्ट, है ना, क्यों ये नहीं बनेगा, लेकिन आप ही लोग कह रहे हैं कि ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या बनेगा, बोलिए क्या बनेगा। आप कह रहे हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर Cl जोड़ दिया, यहाँ CH3 जोड़ दिया, CH2, फिर CH3, ये बनेगा, है। तो कैसे बन जाएगा और क्यों बनेगा, रीअरेंजमेंट यहाँ होगा, कौन सी शिफ्ट होगी, हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगी। मैकेनिज्म बता सकते हैं आप लोग, निश्चित है, नहीं बता पाओगे, मैकेनिज्म बता दोगे ना इसकी। तो चलिए इसी की मैकेनिज्म की बात करते हैं, है ना, क्यों भाई, स्टार्ट।
स्टेप में CH HCl ले लें, क्यों? ये टूटेगा H पॉजिटिव Cl, यही होना है। फिर क्या हुआ अगला स्टेप में, ये लिखते CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 H को हम जो है ऐसे लिख देते हैं बॉन्ड फॉर्म करके, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट? ज्यादा हो गया ना। अब इस पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ना ये तो होना क्या चाहिए, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा H प्लस, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्यों? और CH2 इस पर नेगेटिव चार्ज, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड फिजन हुआ, ये बॉन्ड टूटा, इसने कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, साथ में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव, और ये आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिला, और इस पर आकर के ये H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिला कि नहीं मिला? तो अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन के हिसाब से अगर Cl यहाँ जुड़ जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं मिल जाएगा, लेकिन यहाँ संभावना है कि टर्शरी कार्बोकैटायन भी बन सकता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कैन बी कन्वर्टेड इनटू टर्शरी कार्बोकैटायन, हो सकता है ना कन्वर्ट, कैसे कि ये H अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फिजन होगा, तो H नेगेटिव बनेगा, हाइड्राइड आयन बनेगा, और ये हाइड्राइड आयन बन करके इसके साथ जुड़ जाए, कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये H हट जाएगा और ये CH पर H जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड हटा दीजिए, यहाँ पर H ऑलरेडी जुड़ा है और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, तो हाइड्राइड शिफ्ट, इसको क्या कहेंगे, H नेगेटिव के रूप में निकलेगा और यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट से क्या होगा, आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज कन्वर्टेड इनटू टर्शरी कार्बोकैटायन व्हिच इज मोर स्टेबल। अब इस टर्शरी कार्बोकैटायन पर क्या, Cl माइनस ये आके जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ना कि ये रीअरेंजमेंट को शो कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में जहां पर रीअरेंजमेंट होगा इन्वॉल्व, वहां पर आपको प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नहीं मिलेगा, ये दिमाग में रखिएगा कि अगर रीअरेंजमेंट कहीं पर हो रहा है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट तो ये होना चाहिए था, ये नहीं मिला ना, मिला तो ये है, ठीक है ना, चलिए ठीक है, कल आगे कंटिन्यू करेंगे।